हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एसएसटी शिक्षक की हम 2 वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है। कुछ शिक्षक के टॉपिक बचे हुए थे जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। पर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नोट में पहला नोट है रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्याओं एवं प्रश्नों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है। यानी कि जो रिफ्लेक्टिव चिंतन है वह अन्वेषण, खोज, समस्याओं एवं प्रश्नों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी देता है। उसे समस्याओं को हल करने में, किसी भी विषय पर चिंतन करने में, खोज करने में एक सक्रिय भागीदारी देता है। चार्ट देखेंगे हम। तो चार्ट क्या है? तो चार्ट एक साधारण समतल चित्रयुक्त प्रदर्शन सामग्री है। इसके माध्यम से विस्तृत सामग्री को संक्षिप्त करके स्पष्ट रूप से समझा और जाना जा सकता है। मतलब चार्ट पर हम किसी भी बड़े, जैसे मान लीजिए हम विश्व का ही मानचित्र बना रहे हैं, तो विश्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम चार्ट पर मानचित्र के माध्यम से छोटा सा बना सकते हैं। उसे अपने चार्ट के अनुसार बनाकर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक संक्षिप्त रूप में समझा सकते हैं। तो वही कहा गया है कि विस्तृत सामग्री को संक्षिप्त करके स्पष्ट रूप से समझा और जाना जा सकता है। चार्ट के प्रकार। विकास चार्ट। यह चार्ट किसी भी साम्राज्य के विकास और पतन को दर्शाता है। नेक्स्ट है समय चार्ट। यह अतीत की घटी हुई घटनाओं के काल तथा तिथि को दर्शाता है। इसे काल क्रम चार्ट भी कहते हैं। तीसरा है फ्लो चार्ट। यह संगठनात्मक तत्वों तथा क्रियात्मक संबंधों को प्रदर्शित करता है। अगला चार्ट का प्रकार है चित्र चार्ट। कक्षा कक्ष में शिक्षण के समय इसी चार्ट का प्रयोग होता है। जो चित्र चार्ट होता है, चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं। ज्यादातर कक्षा कक्ष में इसी का प्रयोग किया जाता है, चित्र चार्ट का। 5वां और अंतिम चार्ट है वर्गीकृत चार्ट। इसका प्रयोग किसी भी तथ्य संगठन, सरकार की प्रक्रिया इत्यादि का वर्गीकरण प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगली हेडिंग है सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष। सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष कैसी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित। इसमें बाल सक्रिय रूप से भागीदार होना चाहिए और समावेशित कक्षा होनी चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रूढ़वादी या फिर कोई जात पात का, लिंग भेद का कोई भी ऐसी भावना न होनी चाहिए। समावेशी कक्षा मतलब जहाँ हर एक प्रकार के लोग कक्षा में पढ़ सकें, वैसे समावेशी कक्षा होनी चाहिए। आलोचनात्मक सोच विकसित करने वाली कक्षा होनी चाहिए। अवधारणा पर मानचित्रों को बनाने वाली कक्षा होनी चाहिए। सहयोगी अधिगम होना चाहिए, जिसमें छात्र स्वयं करके सीखे और शिक्षक एक सहयोगी के माध्यम में होना चाहिए। अगली हेडिंग है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियों में व्यक्तिपरक ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान कोई विशेष विषय नहीं होना चाहिए। विवादास्पद विषय होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है मूल्यांकन। तो केवल ज्ञान की जांच नहीं, मूल्यांकन केवल ज्ञान की ही जांच नहीं बल्कि इसका अर्थ व्यापक है। बालक व्यवहार का आकलन करना मूल्यांकन कहलाता है। बालक के व्यवहार का आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। यह हमेशा गुणात्मक होता है। मतलब मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक होता है। मूल्यांकन के प्रकार में देखेंगे सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन।
सतत मूल्यांकन में देखेंगे अधिगम की क्रिया के दौरान बीच बीच में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना और इसकी व्याख्या करना और इन सब का एक मतलब आकलन करना क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन। अगला है व्यापक मूल्यांकन। तो अधिगम की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात बालक के ज्ञान का अध्ययन करना और पता लगाना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के प्रकार के आधार पर मात्रात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। मात्रात्मक मूल्यांकन में होता है जैसे कितने छात्रों ने 70% से में पास किए, उत्तीर्ण हुए, ये मतलब अंक पर आधारित होता है। जैसे मात्रा पर आधारित होता है कितने प्रतिशत, कितने अंक लाए, इस तरह से, तो वो मात्रात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। गुणात्मक मूल्यांकन का मतलब हुआ इसे ग्रेड में व्यक्त किया जाता है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह से कितने बच्चों ने ए ग्रेड पाया, कितनों ने बी पाया, तो यह गुणात्मक मूल्यांकन होता है। पूर्वाग्रह, अगली हेडिंग है पूर्वाग्रह। इसका सामान्य अर्थ है जब हम किसी समाज, वर्ग, धर्म व कार्य के बारे में पहले से ही कोई राय या अवधारणा बना लेते हैं। जैसे वह एक लड़की है तो लड़की खेलकूद में भाग नहीं ले सकती, या लड़कियों का काम होता है खाना बनाना, न कि बाहर के कामों में हाथ बटाना, ऐसा एक पूर्वाग्रह होता है। जैसे होता है कि लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती, यह क्या है? एक पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट हेडिंग है रूढ़िबद्धता का सामान्य अर्थ। इसका सामान्य अर्थ यह है कि जब व्यक्ति समाज के किसी वर्ग या परिघटना के प्रति सभी लोग एक ही छांव में बांध देते हैं या उनके बारे में एक धारणा अस्थायी बना लेते हैं। रूढ़िबद्धता भी एक पूर्वाग्रह की तरह ही है। इसका सामान्य अर्थ में जैसे जब कोई व्यक्ति समाज में किसी वर्ग, किसी घटना, जैसे होता है कि जो पहले का ही ले लें कि जैसे होता था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो एक मतलब प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, इस तरह की कुछ धारणाएं बनती थी। जो नीचे कुल के लोग होते थे उच्च लोगों के साथ नहीं बैठते थे, इस तरह की धारणाएं रूढ़िबद्धता मतलब समाज में फैली हुई थी, उसे रूढ़िबद्धता कहा जाता था। नेक्स्ट हेडिंग है ब्लूम मूल्यांकन आकलन। ब्लूम और उनके सहयोगियों ने मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया है। जैसे व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं उन्होंने, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 1956 में किया गया था, भावात्मक पक्ष का 1964 में और क्रियात्मक पक्ष का 1972 में। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में मतलब उन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक को कुछ इस तरह से व्यक्त किया था। जैसे नीचे उन्होंने कहा था पहले कि सबसे पहले ज्ञान होता है, शिक्षा के स्तर पर सबसे पहले ज्ञान होता है, फिर समझ बूझ, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ज्ञान में उन्होंने बताया था कि जानकारी याद करना, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी याद करना। समझ बूझ यानी निर्देशों के आधार पर समझना। अनुप्रयोग मतलब नई परिस्थितियों में उपयोग करना, उसका अनुप्रयोग करना। विश्लेषण मतलब निष्कर्षों के बीच अंतर करना, जो भी निष्कर्ष आते हैं, अनुप्रयोग के बाद जो निष्कर्ष आते हैं उनका विश्लेषण करना। संश्लेषण मतलब विश्लेषणों को, जो सभी विश्लेषणों को के हिस्सों को जोड़कर उन्हें संपूर्ण बनाना, उन्हें संश्लेषित करना। और ज्ञान, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता था, जिसमें विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना ही क्या कहलाता था? मूल्यांकन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे एसएसटी के शिक्षण लगभग सभी खत्म हो चुके हैं, तो अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर पहले से मिल सके और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। हम ऐसे ही आप सबको अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक टॉपिक्स